जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और साथ ही हम लोग 3 बजे के प्रैक्टिस सेट से हमेशा जुड़े रहे हैं। मैं उन छात्रों को गाइड कर देना चाहता हूं। आज 2 बातें करनी है। एक तो मेरे वो साथी जिन्होंने दिल्ली पुलिस दिया, अच्छे स्कोर थे, लेकिन फिजिकल के लिए कम समय मिल पाने की वजह से जो मेरिट में अपना स्थान नहीं बना पाए। तो साथी हौसला नहीं खोना है। कहते ना कि अगर आपने मेहनत की है तो कुछ ना कुछ अच्छा करके ही आप जाएंगे। तो आपको जीडी के लिए फोकस कर देना है साथी। और जो पिछले सेट थे जो आपने दिल्ली पुलिस के लिए सेट किए हुए थे वो आपके एनफ हैं। उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस उसमें ये 10 सेट अपने ज़रूर ऐड कर लेना। ये फाइनलाइज सेट होंगे जिसमें हम चीज़ों का एक अच्छा सा रिवीजन और जो बेहतरीन चीज़ें मिसिंग है वो देने का प्रयास इसमें करेंगे, ताकि हमारी तैयारी जो हम अब तक कर रहे थे, जैसे कि एसएससी जीडी के छात्र, पहले 30 सेट मैंने कराए, फिर 25 सेट मैंने कराए। शायद आप में से बहुत साथी ऐसे होंगे जिन्होंने 30 सेट नहीं किए होंगे। लेकिन एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ कि 25 सेट कौन कौन कर चुका था अभी पिछले जो 25 सेट हमने खत्म किए थे। तो आप लोग अपनी क्लासेस, जैसे कि भी कोई छाती पढ़ता हो, किसी भी बैच से पढ़ते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हो, किसी भी पुस्तक से पढ़ते हो, तो साथ ही वो 25 सेट आप लोग अपने समय के अनुसार करते रहना। और ये 10 सेट लगाने आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए परीक्षा में एकदम से पैनेशिया का काम करेंगे, बहुत रामबाण साबित होंगे। और रामबाण का मतलब साथी यही होता है कि वह अंतिम इलाज है, अंतिम वार है, अंतिम बाण है। ठीक है, तो एक बार थम्स अप कर देंगे। बहुत सारे साथी तैयार हैं कि जो कर चुके हैं आपका 25 क्लासेस को। गुरुजी मैं 30 + 25 55 कर चुका हूँ। बहुत शानदार हैं दोस्त, आप अपने आप को इस तैयारी में आगे ही पाएंगे। तो मित्र, शुरू करेंगे आज की क्लास को। उससे पहले मैं आपको टाइम टेबल बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी ये सुपर सेट सीरीज आपकी आई है, इस सुपर सेट सीरीज में क्या है आपका कि 10 सेट होने हैं टोटल। और 10 सेट में, जैसे नीरज सर ने आज आपको बताया होगा, हिंदी के टॉपिक्स उन्होंने बांट के सारे आपको बताए होंगे कि 10 दिन में, जैसे कि आज आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण उसमें हुआ होगा हिंदी में। उसी तरह से मैथ्स में साथी मेरे तुरंत बाद में 4 बजे से दीपक भाटी सर क्लास कराएंगे, जो आपको मैथ्स को उसी तरह से बांट के कि वो जो जिनसे प्रश्न बनने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं मैथमेटिक्स में, तो उन प्रश्नों को आप गलत ना करके आओ। एटलीस्ट वो कॉन्सेप्ट आप सीख के जाओ और परीक्षा में आप आसानी से प्रश्नों को कर दो। ठीक है, इसी तरह से राहुल सर रीजनिंग में, और साथ ही जीएस का तो आपका कॉमन प्रैक्टिस सेट होगा ही। उसी लय में चलेंगे जिस लय में साथी अब तक चलते रहे। तो आप सब लोग तैयार होने चाहिए। तो शुरू करते हैं एडवांस सीरीज को, और जिसका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। साथ ही कोई भी ऐसा प्रश्न आएगा जिसको आप कर चुके हैं, आपसे 100% सही आंसर चाहूंगा। रिवीजन का कोई भी प्रश्न आपसे पूछूंगा तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप एक सही और सटीक उत्तर मुझे देंगे। तो शुरू करते हैं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा निम्नलिखित में से किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना है? किसकी नृत्यांगना है जी? कौन? सोनल मानसिंह। देखो भाई, सोनल मानसिंह किसको? भरतनाट्यम। तो याद रख लेना, भारत का मान कब बढ़ेगा? भारत का मान जब बढ़ेगा जब सोनल जैसी बेटी उड़ान भरेंगी। उड़ान से ओडिसी। जब सोनल जैसी बेटी क्या करेंगी? भारत का मान बढ़ाएंगी, अपनी उड़ान से बढ़ाएंगी, अपनी उड़ान से। सोनल मानसिंह जी के लिए 2 अवार्ड लिखे हुए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। याद करना, सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण किसको मिला? सबसे कम उम्र में पद्म भूषण, क्या साथी आप बता सकते हैं इनको किस वर्ष में पद्म भूषण मिला? तो 1992 में मिला। और सबसे कम उम्र में ही पद्म विभूषण पाने वाली डांसर है, ये नृत्यांगना है। सबसे कम उम्र में कब मिला? 2003 में मिला, 2003 में। लेकिन साथ ही यहाँ पर एक प्रश्न चेंज हो जाता है और बहुत विभेद पैदा करता है। अगर आपसे पूछ ले सबसे कम उम्र में कौन वादक है, सबसे कम, सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में वादक जिनको पद्म भूषण मिला, तब आपका आंसर क्या होगा साथी? तब आपका उत्तर क्या होगा? आप बोलेंगे भैया तब हम लिखेंगे जाकिर हुसैन साहब को। किसको? जाकिर हुसैन को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? जाकिर हुसैन को। मैं उम्मीद करूंगा साथी आप लोगों से कि आप मुझे लिख करके एक बार दिखाएंगे कुछ ओडिसी कलाकार। भाई इनका संबंध किससे? दो से, ओडिसी
और किससे? भरतनाट्यम से। तो एटलीस्ट आपसे 2-2 4-4 कलाकार चाहूँगा कि आप लिखें दोनों के, जो आप जानते हो और परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे ओडिसी से मैं नाम लूँ तो महापात्र नाम कभी नहीं भूलेंगे, और जैसे पंकज चरण, दुर्गा चरण मैंने बता रखे हैं चरण से, महापात्र से रवि महापात्र, सुजाता महापात्रा या महापात्र बोल दे, केलूचरण महापात्र हो गए, मायाधर राउत हो गई। कौन हो गई साथी? मायाधर राउत हो गई। ये किससे जुड़ी हुई हैं? ओडिसी से जुड़ी हुई हैं। तीसरा इंद्राणी रहमान, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछी गई। इंद्राणी रहमान का संबंध किससे? ओडिसी से है। चौथा आपका सेरोन लोवेन, ये अंग्रेज से नाम याद है ना, एक इलियाना सिटारिस्टी का नाम मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था, बोलो यस भैया जी याद है। कुमकुम मोहंती, क्या बोलोगे? कुमकुम मोहंती का संबंध किससे? ओडिसी से है, ओडिसी से। ऐसे ही भरतनाट्यम में आप बताएंगे दोस्त, क्या बोलोगे? यामिनी कृष्णमूर्ति, क्या बोलोगे? यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? एक आपका दोस्त रुक्मणी, क्या बोलोगे? रुक्मिणी देवी का संबंध किससे है? सॉरी, इधर आएगी मात्रा। रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? आपका भरतनाट्यम से संबंध है। तीसरा नर्तकी नटराज, बोलो नर्तकी नटराज जी से क्या प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था? ये पहली ट्रांसजेंडर हैं जिनको पद्मश्री मिला। कौन है ये? पहली ट्रांसजेंडर हैं जिनको पद्मश्री मिला। कौन है ये? ट्रांसजेंडर समुदाय से पहली है, ट्रांसजेंडर समुदाय से। मैं आपसे बोलूं दोस्त, रागिनी देवी मत भूलना, रागिनी देवी मत भूलना, और अलारमेल वल्ली मत भूलना। कौन? अलारमेल वल्ली का संबंध किससे है? भैया जी भरतनाट्यम से है। परीक्षाओं में बार बार साथी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोरुमारा, क्या बोलोगे भैया? बिहार में, असम में, पश्चिम बंगाल में। क्या बोलोगे? गोरुमारा, क्या बोलोगे? पश्चिम बंगाल में। कैसे याद करना? देखो, आपका बंगला कब बनेगा? जब भाई आप बुक्स को पढ़ोगे अच्छे से, सुंदर तरीके से, यानी पढ़ाई करोगे कैसे? एक सुंदर वन, सुंदर तरीके से पढ़ाई करोगे तभी सुंदर बंगाल यानी बंगला आपका बनेगा। फिर जल्दी से तुम्हारी शादी भी होगी, और जल्दी से शादी होगी तो आएगी गोरी। क्या बोलोगे? गोरुमारा, गोरुमारा यानी गोरी आएगी। और भैया गोरी कैसी आएगी? नौरा। क्या बोलोगे? नौरा। और जल्दी से फिर वर्दी भी मिलेगी, तुम सिंगम भी बनोगे, सिंगा लीला आएगा। क्या आएगा? सिंगा लीला। ये नेशनल पार्क है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, कभी गलती मत करना। बिहार का बताना कौन सा सबसे ज्यादा चर्चित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। असम में साथी कितने हैं? असम में कितने नेशनल पार्क हैं? सबसे पहले आप किसका नाम जानते हो वही लिखते चले जाओ। रायमोना जानता हूं भैया मैं आपसे दिहिंग पटकाई जानता हूं। क्या जानता हूं? दिहिंग पटकाई नेशनल, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क मैं जानता हूं साथी। तीसरा मैं आपसे बात करता हूं इसमें, क्या बोलूंगा? डिब्रू सैखोवा मैं जानता हूं। डिब्रू, डिब्रू जो है वो कहां पर है? असम में है। मानस कहां पर है? असम में है। पांचवा मैं बताऊं आपको, रायमोना हो गया, दिहिंग पटकाई, डिब्रू हो गया, मानस हो गया, नामेरी, नामेरी क्या बोलोगे? और ओरंग, क्या बोलोगे? ओरंग। और सातवां मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सातवां नेशनल पार्क कौन सा है असम में? बोलेंगे भाई, सातवां नेशनल पार्क कौन सा है असम में? बहुत गजब तरीके से बताना है। तो आप क्या कहेंगे भैया? क्या बोलोगे? काजीरंगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। उत्तराखंड में बताना भाई, उत्तराखंड में बोलेंगे राजा जी। क्या बोलोगे? राजा जी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क, क्या बोलोगे? नंदा देवी नेशनल पार्क। जिम कार्बेट का नाम क्या बदल दिया? राम गंगा। क्या बोलोगे? राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया। और एक गोविंद पशु नेशनल पार्क। क्या? गोविंद पशु, ये भी कहां पर है? ये भी साथी हमारा, क्या बोलेंगे सारे दोस्त भैया जी, उत्तराखंड में है। नराली पूर्णिमा भारत के किस राज्य में मानसून के अंत का प्रतीक होता है?
आज ही क्लास में बताया मैंने आपको, स्टैटिक जी के पढ़ाते टाइम एप्लीकेशन में निराले कौन लगते हैं, जरा बताएं क्या बोलेंगे जी। निराले कौन लगते हैं भैया, बोल दो फटाफट से, क्या बोलेंगे जी। बिहार में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। भैया जी महाराष्ट्र कहेंगे। कौन लगते, महाराणा जी निराले लगते, निराले। कैसे जी, किस पे बैठ के, काले घोड़े पर बैठ के। एक एक आप बताओ। काला घोड़ा उत्सव यहीं पर मनाया जाता है भाई। एलिफेंटा उत्सव किस पे, काले घोड़े पे बैठ के भी निराले और एलिफेंट पर भी निराले। एलिफेंटा उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। नाग पंचमी कहाँ पर मनाया जाता है, नाग पंचमी तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पोला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, मुझे बताओ। पोला महाराष्ट्र के अलावा और कहाँ पर मनाया जाता है। गोकुल अष्टमी कहाँ पर मनाया जाता है साथी, गोकुल अष्टमी महाराष्ट्र में। और मैं अब आपसे पूछूंगा, मुझे बताओ महाराष्ट्र का नव वर्ष किसको कहते हैं, कौन सा त्योहार है जो महाराष्ट्र का साथी न्यू ईयर कहलाता है। तो आप क्या बोलेंगे, न्यू ईयर भैया जी गुड़ी पड़वा कहलाता है। कोई भी न्यू ईयर नहीं भूलना है, एग्जाम के टाइम पे हिदायत दे रहा हूँ, इस 10 दिन में जो भी की पॉइंट्स आपको दे दूं वो आपको कंठस्थ होने चाहिए। पश्चिम बंगाल में अगर मैं आपसे पूछूं साथी, क्या बता सकते हैं आप। भैया जी पश्चिम बंगाल में पूजा होती है, कौन सी, एक तो दुर्गा पूजा हो गई, कौन सी पूजा, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की कभी नहीं भूलना, दुर्गा पूजा। काली पूजा, क्या बोलोगे, काली पूजा कहाँ पर होती है भैया, पश्चिम बंगाल में होती है। जगधात्री पूजा कहाँ पर होती है, ये 3 पूजा पढ़े बगैर परीक्षा में नहीं जाना है। जगधात्री पूजा, काली पूजा, दुर्गा पूजा, कहाँ की, पश्चिम बंगाल की साथी। तमिलनाडु का बताएं भाई, तमिलनाडु का कौन बताएगा, क्या बोलोगे, आदि पेरक्कू उत्सव, कौन सा, आदि पेरक्कू उत्सव। और एक आप बता दो तमिलनाडु का, क्या बोलेंगे जी, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे मैं कह दूं थिपुसुम त्योहार। और एक आप बताएंगे सबसे चर्चित कौन सा है, सबसे चर्चित कौन सा है बताएंगे भाई, सबसे चर्चित कौन सा होगा। तो तमिलनाडु का नववर्ष ही बताओ आप, पुंथुडू न्यू ईयर है, पुंथुडू। बिहार का नववर्ष बताना साथी, बिहार का नववर्ष कौन सा होता है, क्या बोलोगे, बिहुला। बिहुला कहाँ का है, देखो इससे कंफ्यूज होता बहुत बच्चा, बिहू असम लिख देता, आपको लिखना बिहुला बिहार का है। सामा चकेवा कहाँ का है, सामा चकेवा कहाँ का, बिहार का। और मुझे बताओ बिहार का न्यू ईयर कौन सा कहलाता है, देखना चाहूंगा भाई, न्यू ईयर ऑफ बिहार कौन सा है। बिहार का नववर्ष किस उत्सव को कहा जाता है, कौन सा उत्सव है, क्या बोलेंगे जी, उत्तर दिखाएं एक बार बच्चों के। बहुत कम बच्चे बेशटू बरस लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हो भाई, फाग हरियाणा का लिख रहे हैं बहुत सारे साथी, बिहुला न्यू ईयर नहीं है। खिचड़ी उत्तर प्रदेश का है जो साथी लिख रहे हैं, खिचड़ी। जिन साथियों ने शीतल शीतल लिखा वो बहुत गजब है। जुड़ शीतल, क्या बोलोगे, जुड़ शीतल बिहार का नववर्ष है, कौन सा, जुड़ शीतल बिहार का नववर्ष है, भूलना नहीं है, ठीक है। आगे आएंगे, क्रिकेट टेस्ट मैच में भोजन अवकाश, जो लंच का इंटरनल यानी कि इंटरवल होता है, कितने समय के लिए होता है इंटरवल टेस्ट मैच में। अच्छा, टेस्ट मैच के बारे में क्या क्या जानते हो जी, तो आप बोलेंगे भैया इंटरवल होता 40 मिनट का, इंटरवल यानी कि लंच खाना खाने के लिए ये। और टी ब्रेक कितनी देर का होगा, जो चाय का ब्रेक होता है, बताओ भाई टी ब्रेक कितनी देर का होगा भैया, टी ब्रेक होता है 20 मिनट का। मुझे बताओ टेस्ट मैच कितने दिन का होता है, पुरुषों का जो मेल में जो टेस्ट मैच होता है वो कितने दिन का होता है साथी। तो आप बोलेंगे टेस्ट मैच होता है भैया आपका 5 दिन का, कितने दिन का, 5 दिन का। और छठवां जो दिन होता है, जो 6th डे होता है, वो होता है रिजर्व डे। भाई अगर 5 दिन में नतीजा नहीं निकला, बारिश वगैरह किसी कारण से, तो रिजर्व डे कौन सा होता है, छठा डे। तो प्रश्न पूछा जाता है एक, रिजर्व डे में टेस्ट में कितने ओवर फेंके जाते हैं, कितने ओवर फेंके जाते हैं, 83 ओवर फेंके जा सकते हैं, या 5.5 घंटे का मैच होगा, 330 मिनट मैक्स, ये अधिकतम है। इससे पहले नतीजे आ गए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो टेस्ट मैच कितने दिन का होता है, 5 दिन का। ले मैं पूछूं आपसे, महिला टेस्ट मैच कितने दिन का होता है, जो महिला होती है टीम उसके लिए टेस्ट मैच कितने दिन का होता है।
महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए जो टेस्ट मैच होता है वो 4 दिन का होता, साथी 4 दिन का। तो 5 दिन में, जैसे मान के चलो पहला दिन है, क्या है पहला दिन, 2 चीजें और सिखानी है। तो पहले दिन में कितने सेशन होते हैं, मतलब टेस्ट मैच में एक दिन में कितने सेशन होते हैं। तो पहला दिन या कोई भी 5वां दिन हो, हमेशा 3 सेशन होंगे। कितने सेशन होंगे, 3 सेशन भैया होते हैं। यानी 6 घंटे का मैच होता है प्रत्येक दिन, और 6 घंटे का मैच 2-2 घंटे के गैप पर होता है। 2 घंटे, फिर 2 घंटे खेला जाएगा, और फिर 2 घंटे। पहले 2 घंटे के बाद में यहाँ पर लंच ब्रेक होता है 40 मिनट का, और आपसे पूछेगा टी ब्रेक कौन से 2 इंटरवल के बीच में होता है, पहले तीसरे के बीच में, दूसरे तीसरे के बीच में, या पहले दूसरे के बीच में। तो यहाँ पर टी ब्रेक होता है वो 20 मिनट का होता है। कितने का होता है, 20 मिनट का होता है। तो कितने, 2 घंटे, यानी डेली मैच 6 घंटे का होगा, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। तो जो टी ब्रेक होगा 20 मिनट का, वो दूसरे और तीसरे हाफ के बीच में होगा, और इसके बाद में तो दिन का खेल खत्म हो जाता है। प्रत्येक दिन में टेस्ट में कितने ओवर फेंके जाते हैं भैया, 90 ओवर फेंके जाते हैं। यानी इन 2 घंटे में 30 ओवर फेंकने का नियम है, ये याद रख लेना। प्रत्येक सेशन में कितने ओवर फेंके जाने चाहिए, औसतन 30 ओवर फेंके जाने चाहिए, नहीं तो फिर पेनल्टी लगती है, फिर तो पेनल्टी लगती है साथी। ठीक है, आगे आएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं वो किसके द्वारा आयोजित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद, एशियाई खेल संघ, ये तो एशियाई खेलों को, ये ओलंपिक खेलों को। राष्ट्रमंडल खेल संघ होगा, जी भैया। जो कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन होता है वही कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करता है। मुझे बताओ पहले कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे। पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे साथी, वो कब हुए थे। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स आप कहेंगे भैया जी 1930, कभी नहीं भूलूंगा, परीक्षा में इस बार भी आएगा, हैमिल्टन कनाडा में हुए। ये तो सब जानते होंगे साथी। दूसरा बताओ, दूसरे कब हुए थे, या मैं बोलूं सेकंड कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए थे। तो आप बोलेंगे दूसरे हुए 1934 में, भैया लंदन में आयोजित हुए। कहाँ पर, लंदन में आयोजित हुए। और यहीं पर भारत का एक रिकॉर्ड है जिसको एसएससी बहुत पूछती है, बताना पहले भारतीय कौन है जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीता था। तो पहले भारतीय कौन है भैया जी, राशिद अनवर, इसी ओलंपिक में जीते थे राशिद अनवर। ये भैया कुश्ती से संबंधित हैं, किससे, कुश्ती से संबंधित है, और इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। तो भारत के पहले पदक विजेता हैं ये, पहले इंडियन हैं जिन्होंने भारत को कोई मेडल दिलाया। पहले इंडियन है जिन्होंने मेडल दिलाया। मेडल कौन सा था, ब्रॉन्ज। मुझे बताओ राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है। राष्ट्रमंडल में गोल्ड किसने जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, पहले इंडियन कौन है। तो क्या बोलोगे, 1958 का रिकॉर्ड है जी। क्या बोलोगे, जीव मिल्खा सिंह, नहीं जी, जीव मिल्खा सिंह तो गोल्फ से जुड़े हुए हैं। हमारे मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, कौन सा गेम खेलते थे भैया, बताना, दौड़ से संबंधित थे, और इन्होंने गोल्ड जीता। मुझे बताएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है। मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो क्या आंसर आएगा, पहली भारतीय महिला का आपका आंसर आएगा भैया, कांस्य जीता था किसने, आपका अमी घिया और कंवल सिंह इकट्ठे खेल रही थी बैडमिंटन। इकट्ठे एक जोड़ी है, इसने बैडमिंटन में, किसमें, कौन सा खेल है इनका, बैडमिंटन में। कौन सा अवार्ड जीता भैया, इन्होंने कांस्य जीता। क्या जीता, कांस्य जीता था 1978 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, 1978 में। अच्छा, गोल्ड जीतने वाली कौन है, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है। गोल्ड जीतने वाली तो आप बोलोगे 1998 में रूपा उन्नीकृष्णन। कौन है, रूपा उन्नीकृष्णन है। क्या बोलोगे, रूपा उन्नीकृष्णन, कभी भी गलती नहीं करनी है। कौन, रूपा उन्नीकृष्णन। मीराबाई चानू कहाँ से आ गई भाई, कुछ भी नाम लिख देते हो। क्या बोलोगे, रूपा उन्नीकृष्णन। मुझे बताओ भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स कितनी बार हुए हैं। भारत में क्या हुए भी हैं एक आध बार या नहीं, बोलो जी।
कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में कितनी बार हुए हैं? तो सिर्फ एक बार हुए हैं साथी, एक बार हुए हैं। वो भी कब हुए हैं? सन 2010 में। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा नई दिल्ली में। मुझे बताओ भारत की स्थिति क्या थी इन गेम्स में? भारत की रैंक क्या थी? तो क्या बोलोगे? जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो भारत की जो रैंक थी, भारत की जो रैंक थी, क्या बोलोगे? वो थी भैया सेकंड। क्या रैंक थी? भारत की रैंक थी सेकंड। क्या बोलोगे? भारत की रैंक थी सेकंड। और भारत ने कुल मेडल यहाँ पर जीते थे, आपका मेडल भारत के आए थे 101। कितने मेडल? 101 मेडल, जिसमें 38 गोल्ड थे हमारे। 138 तो टोटल मेडल थे। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे कुल मेडल कितने थे, क्योंकि ये चर्चित है कि भारत में एक ही बार हुआ, भारत में एक ही बार हुए हैं। तो आप लोगों को साथ ही ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट है जी, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप बताएंगे। वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी? आंसर बहुत आसान है, फुटबॉल से है। तो फुटबॉल के सारे कप सोच लीजिए आप कौन कौन से हैं भैया। संतोष ट्रॉफी। प्रश्न साथी मेरा ये है, मैंने कहा व्याख्या पर ध्यान देना है, प्रश्न पर उतना ध्यान नहीं देना। संतोष ट्रॉफी कब खेली गई थी? पहली बार 1941 में खेली गई। डूरंड कप, डूरंड कप पहली बार कब खेला गया बताएंगे। डूरंड कप 1888 साथी शिमला में खेला गया। और ये भारत की सबसे पुरानी, भारत क्या एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। क्या बोलोगे? भारत की, भारत के साथ में एशिया की भी सबसे पुरानी और दुनिया की तीसरी है, दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। एशिया की सबसे पुरानी कंपटीशन है ये, सबसे पुरानी साथी प्रतियोगिता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं दुनिया की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? तो दुनिया की सबसे पुरानी याद रख लेना, जिनको नहीं पता, दुनिया में सबसे पुरानी आती है फुटबॉल प्रतियोगिता में एफए कप। कौन सा? एफए कप दुनिया की सबसे पुरानी प्रतियोगिताओं में शामिल है। ठीक है। अच्छा, डूरंड कप के अलावा और कौन कौन से आप जानते हैं? एक तो आशुतोष कप होता है, आशुतोष कप है साथी आपका। एक आपका मर्डेका कप है साथी। क्या बोलोगे? एक भैया जी हमारा मर्डेका कप है। कौन सा है? मर्डेका कप है। बीसी राय ट्रॉफी है। मुझे बताइए बीसी राय ट्रॉफी में, बीसी राय ट्रॉफी में कितने से कम के बच्चे खेलते हैं? कितने से कम के? तो क्या बोलोगे? 19 से कम के बच्चों के लिए, जिनकी उम्र 19 साल से कम होती है, 19 साल से कम होती है साथी, उनको हम क्या कहते हैं? वो बीसी राय ट्रॉफी में भाग लेते हैं, बीसी राय ट्रॉफी में। ओके। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? वही अरुण पर भी सबसे ज्यादा पाई जाती है, वही साथी आपका वरुण पर भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो क्या बोलेंगे भैया? CH4 मैथेन है। और इसके साथ में आपका अमोनिया के भी बादल पाए जाते हैं। क्या बोलोगे? CH4 और किस गैस के? अमोनिया के क्लाउड्स यानी कि बादल साथी पाए जाते हैं। कहाँ पर? आपका सैटर्न यानी कि शनि पर। ठीक है, शनि पर। ठीक है, याद रख लेना अरुण और वरुण का भी यही हाल है। अरुण और वरुण यानी कि जो आपका, क्या बोलोगे? अरुण वरुण पर भी क्या है? यही पाया जाता है। अरुण और वरुण पर भी यही पाए जाते हैं। अरुण और वरुण याद रख रहे हैं। शनि के बाद में कौन कौन से हैं आपका? जो सबसे लास्ट में है। अच्छा, शनि ग्रह के बारे में मुझे एक बात बताओ, ग्रहों के घटते हुए क्रम में शनि आकार में कौन से स्थान पर आएगा? आकार में सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति। तो शनि क्या है? याद रख लेना, शनि जो है, सेचन जो है हमारा, वो दूसरा दूसरा बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद में। क्या बोलोगे? ये दूसरा बड़ा ग्रह है। इसको साथ ही हम कहते हैं गैसों का गोला। क्या बोलोगे? गैसों का गोला किसको कहा जाता है? वो शनि ग्रह को कहा जाता है। अगर सबसे ज्यादा ऑबलेट की बात करूं, सबसे ज्यादा ऑबलेट कौन है या सबसे ज्यादा चपटा कौन है? तो सर्वाधिक चपटा भी कौन है साथी? शनि ही है। अगर मैं बात करूं सबसे कम घनत्व किसका है, सबसे कम डेंसिटी किसकी है, सबसे कम डेंसिटी वो किसकी है? शनि की। सबसे ज्यादा तो पृथ्वी की है। सबसे कम डेंसिटी शनि का घनत्व कितना? 0.68 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये इसका घनत्व है। ठीक है, मुझे बताओ अगर शनि के चारों ओर बात करें तो कितने छल्ले हैं? 7 प्रमुख वलय हैं, 7 प्रमुख छल्ले हैं, जिनको हम नाम देते ABCDEFG। बी छल्ला जो है वो सबसे ज्यादा चमकीला है। कौन सा छल्ला? बी छल्ला जो है वो सबसे ज्यादा चमकीला है। और यहीं पर आता है सबसे ज्यादा उपग्रह हैं इसके। वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? इसी के हैं।
तो मुझे बताएं साथी, इसके उपग्रहों की संख्या मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ। क्या बोलेंगे, कितने उपग्रह मैंने कक्षा में आपको इसके बताए? 145 भैया इसके उपग्रह हैं और वो सबसे ज्यादा हैं। टाइटन किसका उपग्रह है? इसी का है। ये एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसपे स्थायी वायुमंडल है। एकमात्र उपग्रह है ये आकाशगंगा का जिसका क्या है? स्थायी वायुमंडल है। तो पूछे आपसे कभी भी, एक तो टाइटन किसका उपग्रह, आप कहेंगे भैया शनि का उपग्रह, शनि का उपग्रह। ऐसे ही आपसे पूछ ले रिया और लापेटस, बहुत चर्चित है, ये भी आकार में बड़े हैं। रिया और लापेटस किसके उपग्रह हैं? रिया और लापेटस, क्या बोलोगे? रिया और लापेटस भैया ये हमारा शनि के उपग्रह। अच्छा, उपग्रहों की जब बात आती है साथी, मैं आपसे कुछ उपग्रह पूछना चाहूंगा यहाँ पर, मुझे बताना फोबोस और डीमोस किसके हैं? बताएं जी, फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? फोबोस और डीमोस, क्योंकि आप सब जानते होंगे साथी, आपका जो बुध है, मरकरी है, जो वीनस है, शुक्र है, उनका तो अपना कोई उपग्रह है ही नहीं। अपना कोई उपग्रह, उनका तो अपना कोई उपग्रह है ही नहीं। ये किसके? मंगल के दो उपग्रह हैं। पृथ्वी का एक ही है, चंद्रमा, उसके बारे में सब जानते ही हैं। गैनीमीड किसका है? सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। और मैं बोल दूं यूरोपा, गैनीमीड और यूरोपा किसके हैं? ये साथी बृहस्पति के हैं। किसके हैं? ये साथी बृहस्पति के हैं, ये बात याद रख लेना। टाइटेनिया किसका है? बताएंगे जरा, टाइटेनिया किसका उपग्रह है? टाइटेनिया अरुण का है, इसको कभी शनि मत लिख देना। और ऐसे ही टाइटन, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, तीसरा सबसे बड़ा है ये ट्राइटन, ये किसका है? ये वरुण का है। किसका है? ये वरुण का। तो टाइटन, टाइटेनिया और ट्राइटन, तीनों नाम साथी अलग अलग हैं, ये बात याद रख लेनी है, कभी गलती नहीं करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? गंगा नदी बेसिन साथी आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, उत्तर भारत में फैला हुआ है गंगा नदी का बेसिन, उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर और पूर्व की तरफ भी। पुनपुन नदी जो बिहार और झारखंड में बहती है, क्या गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो आप कहेंगे जी हाँ। अजय नदी दोस्त हुगली नदी की एक सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में बहती है, क्या गंगा बेसिन में शामिल होती है? जी हाँ। गंगा का बेसिन आप जानते हो ना सारे साथी, गंगा का बेसिन ये सारा गंगा का बेसिन है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? जलांगी नदी, ये भी पश्चिम बंगाल में बहती है। तो ये सब किसका हिस्सा है? ये गंगा बेसिन का हिस्सा है। लेकिन जोंक नदी को आप देखोगे साथी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है, यानी ये दक्षिण भारत की एक नदी है जो महानदी की सहायक है। किसकी है? महानदी की सहायक है। किसकी सहायक है? महानदी की सहायक है। मुझे बताएं, महानदी की ट्रिब्यूटरी है, तो मुझे बताओ महानदी किस राज्य में बहती है? सारे दोस्त क्या कहेंगे? भैया जी उड़ीसा में बहती है। कभी हम गलती करके नहीं आएंगे, आगे आएंगे। भारत में लोकपाल, जिसको हम ओम्बुड्समैन कहते हैं, जिसको स्वीडन देश ने सबसे पहले इस वर्ड को इस्तेमाल किया, उस लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? सुझाव किसने दिया? तो सरकारिया आयोग ने, क्या बोलेंगे? जी नहीं। प्रशासनिक आयोग ने, विधि आयोग ने, या ठक्कर कमीशन ने? क्या बोलोगे भैया? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एएफसी ने। किसने? एएफसी ने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, एएफसी ने दिया। 1966 की बात है। 1966 में कैसे? तो याद रख लेना, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन भारत का कब नियुक्त हुआ था? 5 जनवरी 1966 को, 5 जनवरी 1966 को। और पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बोलोगे? इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। क्या बोलोगे? मोरारजी देसाई, भारत के उप प्रधानमंत्री बनने से पहले। मुझे बताइए, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव आपका, क्या बोलोगे, रिफॉर्म्स कमीशन जो हमारा बना, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या बोलोगे आपका? रिफॉर्म कमीशन, एआरसी, एफसी लिख रहा हूं मैं, इसको रिफॉर्म लिखना था, एआरसी। पहला एआरसी आपका। दूसरा एआरसी कब नियुक्त हुआ साथी आपका? तो 31 अगस्त 2005 को, जिसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे आपका? वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे। कौन? वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष थे। ये बात आपको याद रख लेनी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं वर्तमान में देश के लोकायुक्त कौन है, या लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम कब आया? बताएंगे। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम साथी कब आया?
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम हमारे देश में पुरानी परंपरा तो 1966 से चल रही थी, लेकिन इसको संसद सदन में पेश किया गया 2013 में। तो कब का विधेयक है? 2013 का। और इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली साथी कब? 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति साहब ने इसको स्वीकृत किया था मित्र। कब आपका? आप कहेंगे भैया 1 जनवरी 2014 को। और फिर आपका 16 जनवरी 2014 से क्या हुआ? ये लागू हो गया। क्या हो गया? ये लागू हो गया। लोकायुक्त वर्तमान में कौन है? तो सारे दोस्तों का उत्तर आएगा भैया जी प्रदीप मोहंती हैं। वर्तमान में कौन है साथी? आपका वर्तमान में प्रदीप मोहंती है। कार्यकाल बताइए कि भैया क्या बोलोगे? कार्यकाल कितने वर्षों का रहता है लोकायुक्त का? प्रदीप मोहंती। तो क्या बोलोगे भैया? 5 या 70 वर्ष में से जो पहले हो जाए। 5 या 70 वर्ष में से जो पहले हो जाएगा। 6 नहीं साथी, 6 नहीं, 5 या 70 में से जो पहले हो जाए। ठीक है, आगे। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? मंडल आयोग ओबीसी आरक्षण के लिए जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, मंडल आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे। कौन थे? अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो बीपी मंडल। क्या बोलोगे? बीपी मंडल आपके, सॉरी पै लिख दिया मैंने, माफ करेंगे। बीपी मंडल इसके पहले अध्यक्ष थे। किसी भी छोटी मोटी गलती के लिए भाई माफ किया करो, हो जाती है। बीपी मंडल क्या बोलोगे आप? कौन थे? आपका इसके पहले के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 1980 में। लेकिन मैं पूछूं लागू कब हुई ये रिपोर्ट? रिपोर्ट ये लागू हुई 1990 में। क्या बोलोगे? वीपी सिंह जी ने। और इसी में क्या सिफारिश की गई थी मंडल आयोग की इन कमेटी में? इसमें सिफारिश की गई थी ओबीसी को आरक्षण की बात। और कितने प्रतिशत आरक्षण ओबीसी को दिया गया? ओबीसी आरक्षण बताएंगे जी, कितने परसेंट रिजर्वेशन की बात इसमें की गई? 27% ओबीसी आरक्षण। कभी भी गलती नहीं करनी है, बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न साथी है। ओके, आगे आएंगे। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। जो परम भागवत की उपाधि धारण करता है वो शासक साथी कौन सा था? बताएंगे एक बार। चंद्रगुप्त प्रथम था क्या? आप कहेंगे जी नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम तो गद्दी पर कब बैठा था बताना? 319 एडी में। इसने कौन सा संवत साथी चलाया था? गुप्त संवत। 319 से लेके 335-34 तक ये रहा। फिर आता है समुद्रगुप्त, उसी ने परम भागवत की उपाधि धारण की और 335 एडी से लेकर के 380 एडी तक ये शासन में रहा। इसके और क्या क्या नाम आप जानते हैं अगर मैं आपसे जानना चाहूं? समुद्रगुप्त को ही हम कहते हैं साथी भारत का नेपोलियन। क्या बोलोगे? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। परम क्रमांक किसको कहा जाता है? परम क्रमांक साथी इसी को कहा जाता है आपका। अगर मैं बात करूं आपसे लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवियों का देवता किसको कहा गया है? लिच्छवी दोहित्र इसी को कहा गया है साथी। और अगर बात करूं समरसत किसको कहा गया है? समरसत किसको कहा गया है? इसी को कहा गया है। काच किसको कहा गया है? काच इसी को कहा गया है। सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा कि परीक्षा में जाके भूलना नहीं है, इसके दरबारी कौन थे? इसके जो दरबारी लेखक थे वो कौन थे? बहुत प्रमुख दरबारी थे। तो आप कहेंगे भैया हम नहीं भूलेंगे हरिशेन का नाम। और साथ ही हरिशेन ने क्या लिखा? समुद्रगुप्त के विजय अभियान लिखे हैं। क्या लिखे हैं? समुद्रगुप्त के जो एक्सपेडिशंस है, क्या बोलोगे? समुद्रगुप्त के जो एक्सपेडिशंस हैं यानी जो उसके विजय अभियान है, उन विजय अभियानों को लिखा है। और उन विजय अभियानों को उसने लिखा है आपका किसमें? संस्कृत में। और कौन सा लेख लिखा साथी? आप कहेंगे उसने लिखा है जी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को। किसको? प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को उसने लिखा है, कभी भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविंसन। एच.डब्ल्यू. नेविंसन किससे जुड़े थे? तो एच.डब्ल्यू. जो नेविंसन थे साथी वो किससे जुड़े हुए थे? तो आप कहेंगे एच.डब्ल्यू. नेविंसन का संबंध क्या असहयोग आंदोलन से है? तो आप कहेंगे जी नहीं, असहयोग आंदोलन से नहीं है। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन से उनका संबंध है साथी? आप कहेंगे नहीं जी। स्वदेशी आंदोलन से? जी हाँ।
दरअसल में साथी जब बंगाल विभाजन हो गया, आपसे मैं बंगाल विभाजन की यदि डेट पूछूं तो क्या कहेंगे? बंगाल विभाजन बताइए मुझे, उसकी तिथि क्या थी? तो बंगाल विभाजन जब देश में हो गया तो उसके विरोध में हमने क्या किया कि लिवरपूल के वस्त्रों से लेकर के जितने भी विदेशी वस्त्र हैं उनके बहिष्कार की बात हमने की। और बहिष्कार की बात में क्या हुआ, 7 अगस्त 1905 को, कब? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहाँ पर? कलकत्ता के साथी टाउन हॉल में। टाउन हॉल कहाँ का? कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुआ? कलकत्ता के टाउन हॉल में आपका क्या होता है कि घोषणा की गई कि हम अब विदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे? बहिष्कार साथी करेंगे, उनका बहिष्कार कर देंगे। बहुत ठीक लिखा है बहुत सारे साथियों ने। 16 अक्टूबर 1905 लिख रहे हैं कुछ साथी, वो तो लागू होने की डेट है साथी। मैंने पूछा बंगाल विभाजन घोषणा कब की गई? तब उसके बाद में, ये 16 अक्टूबर से तो पहले हो गया, लागू होने से तो पहले हम विरोध कर रहे थे। तो घोषणा कब? जिसको 19 जुलाई लिखा रहता, 20 जुलाई लिखा था, 19 जुलाई उसमें सही डेट है, 1905। तो जब ये विरोध हुआ तो कई जगह पर विरोध हुआ। मुझे एक बात बताओ, पूना और बॉम्बे में नेतृत्व किसने किया था इस विरोध का? पूना और बॉम्बे में कौन थे भैया, याद रख लेना। बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका विरोध किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने। पंजाब में साथी कौन विरोध कर रहे थे? पंजाब में आप मुझे बताएंगे। दिल्ली में बताइए किसने नेतृत्व किया इसका? आपका आपका किसकी बात करें? स्वदेशी आंदोलन की। मद्रास में बताइए किसने विद्रोह किया मद्रास में? तो आप बोलेंगे पंजाब में थे भैया आपका लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय जी थे। और साथ में आपके कौन थे? आपका अजीत सिंह जी थे। कौन थे? अजीत सिंह जी थे, ठीक है, अजीत सिंह जी थे। दिल्ली में साथी कौन थे? सैयद हैदर रजा थे। कौन? सैयद हैदर रजा, बहुत पूछा जाता है। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में नेतृत्व किया। और मद्रास में थे चिदम्बरम पिल्लई। क्या बोलोगे? मद्रास में थे चिदम्बरम पिल्लई। और किसने इसको शूट किया था? जैसे ये 3 पत्रकारों के नाम आते हैं साथी आपसे, एक तो डब्ल्यू नेविंसन का, एक नाम आता है आपको अगर याद हो लुई फिशर का। जानते हैं इस बात को? लुई फिशर कब है? वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है। और साथ ही एक नाम आता है वेब मिलर का, जो दांडी मार्च के दौरान पत्रकार थे। इन तीनों की पत्रकारिता ने ही दुनिया पर किसका, ब्रिटेन का उस समय से जो क्रूर चेहरा था उसको दिखाया था। ओके, आगे नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोरेवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप, और इस तरह के प्रश्नों की तरफ आज फॉर्मेट में एसएससी जा रहा है, आप लोगों को आदत बना लेनी है, वो आज स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछता है। क्या बोलेंगे? गोरेवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। क्या बोलेंगे जी? भारतीय स्टेट बैंक की, तो गोरेवाला एक थी, एडी गोरेवाला समिति। कौन सी? एडी गोरेवाला समिति। और उसने दोस्त क्या की थी? संस्तुति की थी आपका कब? 1952 में। और उसी 1952 की संस्तुति पर किसकी? स्टेट बैंक की स्थापना हुई। यानी पहला तो ठीक हो गया। 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था क्या? 1980 को हुआ था क्या? जी हाँ भैया, 1980 को हुआ था। यानी दोनों 1 और 2 ठीक है। देखो, ये कह रहा है 6 बैंकों का, इससे पहले 14 बैंकों का हुआ था। तो आप मुझे बताइए 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था साथी, वो कब हुआ था? तो आप कहेंगे भैया 14 बैंकों का हुआ था 19 जुलाई 1969 को, 1969 में, ठीक है ये। और इसके बाद में आपका साथी 1980 में 15 अप्रैल को 6 बैंकों का कर दिया गया। अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करता हूं तो किन 3 बैंकों से मिलकर बना है? बोलेंगे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किन 3 बैंकों से मिलकर साथी बना है? तो पहला बैंक आता है बैंक ऑफ बंगाल। क्या बोलोगे? बैंक ऑफ बंगाल आपका, ठीक है। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना आपको बतानी है। फिर मैं बोलूं बैंक ऑफ बॉम्बे आपको बताना है, उसकी स्थापना कब हुई थी साथी। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना साथी कब हुई थी? तो क्या बोलेंगे? बैंक ऑफ बंगाल भैया आपका बना 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे आपका बना 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास आपका 1843 में। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया साथी, तीनों का क्या कर दिया गया? मर्जर कर दिया गया। और तीनों को इकट्ठा 1921 में क्या बना दिया गया था? 1921 में भैया जी इंपीरियल बैंक बना दिया गया। और मुझे बताओ इसी इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज करके, राष्ट्रीयकृत करके क्या बना दिया गया 1955 में? किस डेट को बताना? 1955 में एसबीआई को बना दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बना दिया गया। लेकिन 1955 की तिथि कौन सी थी साथी? तो आप बोलेंगे भैया जी 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई 1955 को क्या हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। गलती नहीं करनी है, एंड नॉट अलाउड।
भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी, यानी कि रोजगार के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो उनके अंदर नहीं है, वो उनके अंदर नहीं है। इस कारण से रोजगार, एक बेरोजगारी पैदा होती है कि उनको काम नहीं मिल पा रहा, स्किल्स उनके अंदर नहीं है उस तरह की। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, तकनीकी बेरोजगारी बोल दें क्या इसको? नहीं जी, ये शिक्षित बेरोजगारी होती है भाई। आप पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन काम करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए जो नॉलेज चाहिए, आपने पढ़ रखा है इतिहास भूगोल सब कुछ, लेकिन टेक्निकल नॉलेज आपके पास नहीं है, लेकिन उसकी वजह से कभी भी टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट मत लिख देना, उसकी वजह से होती है शिक्षित बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी की अगर हम बात करें आपसे, तो चक्रीय बेरोजगारी कब पैदा होती है? ये होती है जब आर्थिक मंदी आए। जैसे दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी 2006 के आसपास में, 2009 तक चली, तो वो आर्थिक मंदी की वजह पूरी दुनिया के मार्केट धीमे पड़ जाएं तो क्या होती है? चक्रीय बेरोजगारी पैदा होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? ये उद्योग में परिवर्तन के कारण। जैसे दोस्त सारे, आप जानते हैं मशीन आ गई, तो जो हाथ से मान के चलो कला करते थे, जो हाथ से डिजाइन बनाते थे, तो उनके काम छीने प्रिंटिंग मशीन ने या नहीं? आप कहेंगे जी भैया। तो उद्योगों में परिवर्तन की वजह से जो हो वो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है छिपी, ठीक है, जिसको हम प्रछन्न भी कहते हैं, प्रछन्न भी कहते हैं, या अदृश्य भी कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं हम? अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। ये क्या है? ये दिखती नहीं है। मतलब जैसे आपके घर, मान के चलो आपके पास 10 बीघे खेत हैं, और उस 10 बीघे में क्या पूरा परिवार लगा रहता, उतने लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो ये कृषि में पाई जाती है। कहाँ पर? कृषि में पाई जाती है। आवश्यकता से अधिक लोगों का लगे रहना ही छिपी बेरोजगारी है। और छिपी बेरोजगारी का सिद्धांत किसने दिया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छिपी बेरोजगारी का सिद्धांत दिया था 1936 में रॉबिन्सन ने। किसने? 1936 में साथी रॉबिन्सन, एक अर्थशास्त्री है, रॉबिन्सन नामक अर्थशास्त्री ने ये दिया था। एक होती है घर्षणात्मक, कैसी आपका, सॉरी, घर्षणात्मक बेरोजगारी पैदा होती है। और घर्षणात्मक बेरोजगारी साथी कैसी बेरोजगारी होती है? तो आप कहेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी में क्या होता है भैया? ये मांग और पूर्ति की वजह से होती है। कि अगर मार्केट में डिमांड है तो चीजें बना लीजिए। जैसे आपने गांव में देखा होगा, कुम्हार जो होता है वह घड़े आदि का निर्माण करता है, तो आपका बारिश, जब आपका गर्मी के दिन होते हैं तो घड़े की डिमांड बढ़ती है। दीपावली, दीपावली क्या होता है? दिवाली पर दिए बनते हैं, लेकिन वो क्या, जब उनकी डिमांड नहीं होती तब थोड़ी बनाएगा, तो वो घर्षणात्मक होगी। क्या होगी? वो घर्षणात्मक होगी। ठीक है, आगे आएंगे। सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र जिसको आप टेस्ला में माप लेते हैं आपका, तो क्या बोलेंगे? गोस बोल देंगे क्या हम? क्या वेबर बोल देंगे? नहीं जी, ये तो किसके? एमकेएस एसआई के। कैंडेला तो वैसे भी ज्योति तीव्रता का होता है। कैंडेला किसका होता है साथी? ज्योति तीव्रता का होता है। क्या बोलोगे? ज्योति तीव्रता का होता है आपका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। ओस्ट्रेड होता है सीजीएस में किसका? चुंबकीय तीव्रता का। क्या होता है आपका? ओस्ट्रेड। तो बी विकल्प जिन साथियों ने लिखा, ठीक लिखा। अब मेरी बात सुन लो, जैसे मैं आपसे पूछूं वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक तो जो साथी जानते होंगे वो कहेंगे मीटर प्रति सेकंड होता है जी। होता है साथी या नहीं होता? वही मैं आपसे बोल दूं भैया, ये मीटर है तो किस में है? एमकेएस में। मीटर किलोग्राम सेकंड में है, ये एमकेएस हो गया। लेकिन सीजीएस में क्या होगा? ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में क्या होगा? तो मीटर का क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से आप सीजीएस में मुझको त्वरण का मात्रक बताइए। त्वरण, एक्सेलरेशन का मात्रक कितने लोग जानते हैं? तो आप कहेंगे भैया त्वरण का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर प्रति सेकंड की घात 2 मीटर। लेकिन इसमें क्या मीटर प्रति सेकंड होगा? तो आप बोलेंगे जी नहीं, इसमें हो जाएगा वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर प्रति सेकंड की घात 2 हो जाएगा। बल का मात्रक बताइए सीजीएस में क्या होता है? बल का मात्रक सारे जानते हो न्यूटन होता है, लेकिन बल का मात्रक यहाँ पर क्या होगा? डाइन होगा। क्या होगा? बल का मात्रक भैया डाइन हो जाएगा। ऊष्मा का मात्रक बताइए क्या होगा? ऊष्मा का मात्रक भैया जी कैलोरी हो जाएगा। कैलोरी, ये तो आप याद रख सकते हैं, कैलोरी होगा। दाब का मात्रक बताइए। दाब, प्रेशर का क्या होगा? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या बोलोगे? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है ना वैसे एमकेएस में, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ डाइन में नपता है और मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, मीटर की जगह सेंटीमीटर। घनत्व का मैं आपसे जानना चाहूंगा,
घनत्व का। तो घनत्व का क्या हो जाएगा बताएंगे फटाफट से, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये वो मात्रक हैं जो सीजीएस में लगातार पूछे जाते हैं और हम जल्दबाजी में गलत उत्तर देते हैं। मीटर वाला ना चुनना साथी, इसमें क्या बोलोगे, मीटर वाला इसमें चुनना नहीं है। अधोलिखित को सुमेलित कीजिए, एक मिलान करके दिखाना भाई, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन करना पड़ेगा आपको ये मिलान। अच्छे से इस मिलान को करें और उत्तर दें। बोलेंगे पहला है विटामिन सी। विटामिन सी के लिए सामने देखिए क्या मिलता है। तो विटामिन सी के लिए हालांकि आपको समय नहीं लगेगा इसको उत्तर देने में, जो होशियार बच्चे होंगे वो बोलेंगे भैया विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और एस्कॉर्बिक अम्ल यानी ए का 5 बनेगा, और वो सिर्फ एक ही विकल्प में है, और सारे साथियों का उत्तर मैं देख भी पा रहा हूँ। विटामिन ए किससे मैच किया इसने, अब आप देख सकते हो रासायनिक नाम लिखे हुए हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखा हुआ कैल्सीफेरॉल। बी12 का साइनोकोबालमीन नाम लिखा हुआ है, साइनोकोबालमीन नाम लिखा हुआ है। विटामिन ई किसका कारण बनता है, आपका एफिनिटी यानी कि जनन में कमी का कारण बनता है। ये क्या, रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड बहता रहता, हीमोफीलिया हो जाएगा। विटामिन एच किसको बोलते हैं, बी7 को, बायोटीन को कहते हैं। किसको कहते हैं, बायोटीन। इसकी कमी से क्या होता है दोस्त, आपका बाल भैया झड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। बी1 क्या होगा आपका बताइए साथी, थाइमीन को बोलते हैं, रासायनिक नाम लिखा हुआ। बी5 इसका पेलाग्रा रोग होता है, इसकी वजह से पेलाग्रा रोग, कभी भी गलत नहीं करना। बड़ी आसानी से बता दिया होगा, लगा बड़ा भैया ये तो बहुत आसान प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न था। आगे आएंगे। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्थापित करने जा रहे हैं, कहां पर बताएंगे। गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में, कहां पर, मध्य प्रदेश में। और साथ ही मैं आपको, जो बच्चे नहीं जानता, आपका रेशियो हालांकि आप तैयार कर चुके होंगे, मैं आपको एक बार बता देता हूं कि भाई आप लोगों के पोर्शन में स्टैटिक जीके प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। दूसरा मैं आपसे बताऊं, आपको पॉलिटी आपका प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, और इसके बाद में आप प्रायोरिटी पर रखना अपने हिस्ट्री को, और चौथा सब्जेक्ट आप रखना करंट अफेयर्स को। ये 4 सब्जेक्ट पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी परीक्षा में विषय आपको नदारद भी मिल सकते हैं जब आप देने जाएंगे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो अभी मध्य प्रदेश में एडीबी किसको बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बताइए एडीबी की स्थापना कब हुई थी। अभी एडीबी से मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है, $175 मिलियन का ऋण लिया है। क्या लिया है, ऋण लिया है। किस बात के लिए लिया है, सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए। अपने यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, क्या करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लॉन्च हुई। क्या बोलोगे, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कहाँ पर लॉन्च हुई है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, क्या बोलोगे, लाडली बहना योजना कहाँ पर लॉन्च हुई आपका साथी। और अगर मैं आपसे पूछूं, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुए थे। पांचवा खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स हुए थे, यूथ गेम्स क्या आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुए थे, मध्य प्रदेश के साथी कितने शहरों में ये आयोजित हुए थे। अभी करंट अफेयर्स का बहुत चर्चित प्रश्न रहा था, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या कुछ साथी बता सकते हैं, मैं देखना चाहूंगा उत्तर। 3 4 लिख रहे हैं, कुछ 10 लिख रहे हैं। जिन साथियों ने, गौरव पटेल जी आपने सबसे पहले सही उत्तर दिया 8, वेरी गुड, बहुत शाबाश। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है, तो किस बैंक ने, बैंक ऑफ इंडिया ने। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1906 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथी, बंबई में है। क्या बोलोगे, पंजाब नेशनल बैंक 1894 का है, आरबीआई 1935 का, एसबीआई 1955 का, सब जानते होंगे। अभी एक बात और याद रख लेना, जो आईसीआईसीआई बैंक है हमारा, आईसीआईसीआई बैंक है, इसने आपका साथी एक चीज लॉन्च की, मनी टू इंडिया। कहाँ के लिए लॉन्च किया है आईसीआईसीआई ने, मनी टू इंडिया, ये कनाडा, ताकि कनाडा से सीधे पैसे भेजे जा सके। तो इसके लिए आईसीआईसीआई ने क्या लॉन्च कर दिया है, मनी टू कनाडा। मनी टू कनाडा प्रश्न पूछा जाएगा उसी तरह से। तो आपसे पूछाएगा डिजिटल आपूर्ति के लिए
डिजिटल आपका आपूर्ति के लिए स्मार्ट फिन किसने लॉन्च किया है? डिजिटल आपूर्ति के लिए, डिजिटल करेंसी की आपूर्ति के लिए आपका क्या स्मार्ट फिन किस बैंक ने लागू किया है? स्मार्ट फिन लॉन्च किया है ये आपका यस बैंक ने। साथी क्या बोलोगे? यस बैंक ने लॉन्च किया है। आपसे पूछे अभी सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है आपका? तो आप कहेंगे भैया ये लॉन्च किया है इंडस इंड बैंक ने। क्या बोलोगे? इंडस इंड बैंक ने इसको जारी किया। इंडस इंड बैंक। कौन से बैंक ने? इंडस इंड बैंक ने। गलती मित्र मत करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया? ये दोस्त वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक रूप से जो बड़ी घोषणाएं या बड़ा कुछ भी इवेंट होता है वो आपको परीक्षा के लिए पता होना चाहिए। तो क्या कहेंगे भैया? किसने? बांग्लादेश ने। क्या बोलोगे जी? बांग्लादेश ने। एक पूछेगा अभी अभी बहुत चर्चित रहा भारत किर्गिस्तान, उसका नाम बताइए। भारत किर्गिस्तान की सेनाओं ने जो एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया, एक जॉइंट आपका जो एक्सरसाइज हुई अभी साथी, एक संयुक्त जो आपका अभ्यास हुआ उसका क्या नाम है? तो आप क्या बोलोगे? उसका नाम है जी खंजर अभ्यास। कौन सा अभ्यास था? खंजर अभ्यास था और उसका ये 11वां सत्र था। क्या बोलोगे? 11वां एडिशन था, 11वां सत्र था। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं 2024 में अभी वैश्विक रूप से ग्लोबल फायर, क्या बोलोगे? ग्लोबल फायर पावर की एक लिस्ट लॉन्च हुई, ग्लोबल फायर पावर की। उसमें भारत का स्थान क्या रहा है? ग्लोबल फायर पावर यानी शक्तिशाली देशों में आपका फर्स्ट पर जो रहा है वो तो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरे पर साथी रहा है इसमें आपका रूस, तीसरे पर चाइना और चौथे पर ग्लोबल फायर पावर में कौन आया है इस बार? अपना देश भारत आया है। चौथी रैंक सबको पता होनी चाहिए। फ्रांस के अभी हाल ही में बहुत चर्चित खबर है वैश्विक रूप से, फ्रांस के साथी नए पीएम कौन बने? नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं आपका? तो क्या बोलोगे? गैब्रियल अटल बने हैं। कौन बने हैं? गैब्रियल अटल बने हैं। गैब्रियल अटल याद रखेंगे। अभी मुझे बताइए भारत का बहुत चर्चित समझौता रहा ग्रीन फ्यूल्स के लिए। तो भारत ने जो आपका भारत ने ग्रीन फ्यूल्स, क्या बोलोगे? भारत ने ग्रीन फ्यूल्स आपका ग्रीन फ्यूल्स जो अलायंस किया है यानी समझौता किया है वो किस देश के साथ किया है? तो क्या बोलोगे? डेनमार्क के साथ में साथी कर लिया है। किसके साथ में? डेनमार्क के साथ में भारत ने आपका जो हरित ईंधन है उसके लिए समझौता किया है। आगे आएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? सीएम फेलोशिप कार्यक्रम आपका क्या, जो बढ़ते हुए आपका शिक्षार्थी है उनकी मदद के लिए। तो हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? भैया उत्तर प्रदेश ने इसको शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश में अभी क्या चल रहा है याद रख लेना, अयोध्या को विकसित करने के लिए क्या चल रहा है? नव्य अयोध्या प्रोजेक्ट कहाँ पर चल रहा है? तो ऐसे तो नहीं पूछेगा अयोध्या को विकसित करने के लिए कहाँ पर, लेकिन पूछेगा अयोध्या के विकास के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आप बोलेंगे नव्य अयोध्या प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है। ठीक है। और इसी में चल रही है नव्य अयोध्या प्रोजेक्ट में ही पेइंग गेस्ट योजना। क्या बोलोगे? पेइंग गेस्ट योजना कहां पर लॉन्च हुई है? उत्तर प्रदेश में। मत भूलना यूपी वाले साथी भी। ठीक है। एक सुरक्षित शहर योजना कहां पर चली, जिसमें शहरों को सुरक्षित किया जा रहा है। क्यों भैया? शहर को कोई क्या ले जाएगा कहीं? जी हाँ, शहरों में क्राइम तो होता ही है। तो इसमें कितने शहरों को चुना गया आप बताइए? तो सुरक्षित शहर योजना में 17 आपका जगह या 17 स्थल कह सकते हैं, या 17 नगर पालिका हम कह सकते हैं, और 17 आपके शहरों में इनमें नगर पालिकाएं, जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संगठन है उन सबको कैमरे से लैस किया जाएगा यानी कंट्रोल दिया जाएगा। ठीक है। चौथा याद रख लेना, अभी यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई। कौन सा समारोह हुआ? प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। तो वहां पर शुरू किया गया एक महामंडल उत्सव। तो अब ये बहुत बड़ा उत्सव बन के स्टैटिक जीके से लेकर सभी एग्जाम्स में उभरेगा इन फ्यूचर। याद रख लेना, महामंडल उत्सव कहाँ पर मनाया गया? यूपी में। क्या बोलोगे? यूपी में महामंडल उत्सव मनाया गया। और कितने दिन तक ये चला? कितने दिनों तक मनाया जाएगा? 42 दिन, 42 डेज। क्या बोलोगे? 42 डेज। गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे साथी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में AIISH सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन हुआ? इसका मतलब है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। क्या बोलोगे? ऑल इंडिया साथी इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग। यानी स्पीच का मतलब बोलने के लिए, जो लोग बोलने में सहायक नहीं और सुनने में जो
सुनने में जिनको दिक्कत है उन सब के लिए जो आपका आगे विकास के कार्य होंगे, तो उसके लिए AIISH जो मनसुख मंडाविया हैं, मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया। लेकिन कहाँ पर किया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में, ये आपका आज का होमवर्क है साथी। ये 10 क्लासेस से जुड़े रहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा, ये आपको दोस्त फाइनलाइज करेंगे पिछली तैयारी के रिवीजन से लेकर के क्या चीज़ें हमारी मिसिंग थी, उन सब चीज़ों को पूर्ण करना है। ख्याल रखेंगे अपना बहुत सारा। मिलते हैं कल साथी आपका कक्षा में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। ठीक है, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, सब बढ़िया होगा, सब बेहतरीन होगा। बस ज़रूरत है तो आपको खुद पर विश्वास रखने की, क्योंकि इस दुनिया में साथी किसी भी चीज़ से, किसी पुस्तक से, किसी कंटेंट से, किसी टीचर, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुद पर विश्वास होना। अगर वह है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।